हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। टॉपिक गाइस वही चल रहा है जो पिछली क्लास में आपने किया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। फर्क सिर्फ ये है कि पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस से कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए थे, अब सेंटेंसेस हो जाएंगे बड़े, ताकि आप बड़े सेंटेंसेस में भी प्रैक्टिस कर पाए। तो क्लास हम सीधी स्टार्ट कर देते हैं। चलिए देखिए आज का पहला सेंटेंस क्या कहता है। पहला सेंटेंस, ईच बॉय and each girl of this college have done well in all the subjects। आपके सामने कोई भी सेंटेंस छोटा या बड़ा इस टॉपिक से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसके नाम से ही क्लियर है कि सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में तालमेल होना चाहिए, वर्ब अग्री करनी चाहिए सब्जेक्ट से। कैसा भी सेंटेंस हो, छोटा या बड़ा, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है और वर्ब उसके अनुसार लगाई गई है या नहीं लगाई गई। और एक बार कोई बात नहीं देखनी है, हाँ, आपको पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मीनिंग क्या चल रहा है वो भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस में ये दिक्कत आ जाती है कि सब्जेक्ट नहीं पहचाना जा रहा है, मीनिंग से पता चल रहा है बात इसकी हो रही है। ठीक है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल ऑफ दिस कॉलेज, आप ही का कॉलेज, आप कॉलेज में इस टाइम बैठे, कॉलेज का हर लड़का हर लड़की हैव डन वेल इन ऑल द सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा किया है। इसका मतलब एग्जाम्स थे, सब बच्चों ने, चाहे वो लड़के थे चाहे वो लड़कियां थी, सबने अच्छा किया है। क्या हम सेंटेंस को सुनकर ऐसा लग रहा है कि एक ही जने की बात कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है सिंगल की ही बात कर रहे हैं। एक्चुअल में हम किसी को बता रहे हैं कि हमारे कॉलेज के हर लड़के ने हर लड़की ने बहुत अच्छा किया है, तो हम तो सबके बारे में बात कर रहे हैं, एक के बारे में तो नहीं कर रहे। लेकिन जब इसको लिखा गया है तो ईच करके या कैसे लिखा गया है, ईच करके या एवरी करके लिखा गया है। तो मैंने आपको बताया पहले छोटे सेंटेंसेस में भी आपने देखा कि सब्जेक्ट से पहले अगर ईच या एवरी वर्ड लगा हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है स्टूडेंट्स तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ईच बॉय एंड ईच गर्ल ऑफ दिस कॉलेज हैज डन वेल इन ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है। यही सेंटेंस पिछली क्लास में छोटे रूप में था, छोटा सेंटेंस था ही ऐसा ऐसा ही था, लेकिन अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा किया गया है। चलिए आगे, कोई कॉन्सेप्ट वही है, फर्क नहीं है। ईच ऑफ द गर्ल्स हैव रिसीव्ड सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। किसने क्या सीखा? गर्ल्स ने क्या सीखा, क्या ट्रेनिंग ली है? सेल्फ डिफेंस की। एक ही लड़की ने ली है? यहां लिखा है ईच ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों ने या लड़कियों में से हर एक ने। कैसा लिखा है? ये लिखा क्या है? ईच ऑफ द गर्ल्स मतलब प्रत्येक लड़की, लड़की में से, लड़कियों में से प्रत्येक ने, लड़कियों में से प्रत्येक ने, हर एक ने। ठीक है। बात किसकी चल रही है, किसने ट्रेनिंग ली है? गर्ल्स ने। लेकिन लैंग्वेज किस तरह चलाई गई? ईच ऑफ द, ईच ऑफ द, वन ऑफ द, एवरी वन ऑफ द, ये सभी कैसी लैंग्वेज को बनाते हैं? सिंगुलर को। क्योंकि इसके बाद जो नाउन लगी होगी वो तो हमेशा ही प्लूरल आएगी, क्योंकि आप किसी चीज में से सिलेक्शन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी सेम एग्जांपल दिया होगा, कुर्सियों में से एक टूट गई या कुर्सी में से एक टूट गई, क्या होना चाहिए? कुर्सियों में से या कुर्सी में से? विद्यार्थियों में से एक फेल हो गया या विद्यार्थी में से एक फेल हो गया? तो ज्यादा में से सिलेक्शन अगर करेंगे तो ज्यादा में से होगा ना, एक में तो सिलेक्शन होगा नहीं। इसलिए लड़कियों में से प्रत्येक, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हैव रिसीव्ड या हैज रिसीव्ड, हैज रिसीव्ड सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग आएगा। वर्ब यहां हैव नहीं हैज लगेगी, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था। चलिए, एवरीवन ऑफ द पीपल, एक ही कैटेगरी के सेंटेंसेस मैंने एक साथ रखे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, दो दो तीन तीन या चार चार सेंटेंसेस से आपको पता चल जाए। Everyone of the people present in the meeting were wearing a red cap.
मेड ऑफ फाइन क्लॉथ, इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे डाले गए हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हो, कंफ्यूज करे, सेंटेंस को बनाया गया है बड़ा, एनलार्जमेंट किया गया है। एवरी वन ऑफ द पीपल, पीपल किस तरह की नाउन होती है, किस तरह का सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर या प्लूरल? पीपल, लोग, एक जना होता है, प्लूरल, ठीक है। लेकिन उसको लिखा किस तरह गया है, एवरी वन ऑफ द पीपल, तो सब्जेक्ट से पहले ईच, एवरी वन लगा दिया गया, एवरी वन ऑफ द, ईच ऑफ द लगा दिया गया ना, तो सब्जेक्ट बन गया सिंगुलर। अब यहां प्रेजेंट, यहां वर्ब नहीं है, यहां वर्ब कौन है, वर वेयरिंग। प्रेजेंट यहां वर्ब नहीं है, देखिए पढ़ के, एवरी वन ऑफ द पीपल प्रेजेंट, इट मीन्स हु वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, जो मीटिंग के अंदर बैठे थे, प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, उनकी बात हो रही है। तो एक्चुअल में हम किसकी बात कर रहे हैं, उन लोगों की, उन सभी लोगों की जो मीटिंग में प्रेजेंट थे। एवरी वन ऑफ द पीपल प्रेजेंट इन द मीटिंग, कौन से लोग, जो मीटिंग में प्रेजेंट थे, उनकी बात हो रही है, तो सब्जेक्ट पूरा का पूरा ये चल रहा है, ठीक है। वर वेयरिंग, हमारे हिसाब से तो वर ठीक ही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, मीटिंग में जो बैठे थे उन्होंने रेड कलर की कैप पहनी थी, और उस कैप के लिए भी और वर्ड्स क्या लिख दिए गए, रेड कलर की कैप पहनी थी, कैसी, बढ़िया कपड़े की बने हुई, 4 वर्ड्स और जोड़ दिए जानबूझकर, बढ़िया कपड़े की बनी हुई, ताकि इधर कंफ्यूजन हो जाए, पता नहीं मेड का मेक तो नहीं होगा, पता नहीं मेड का क्या आना चाहिए, ऐसी एस तो नहीं लग जाएगा, तो स्टूडेंट को वहां कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। तो पहले हम पूरे सेंटेंस में ये देख लें, स्टूडेंट सब्जेक्ट कौन है, पीपल, सिंगुलर है या प्लूरल, देखने में प्लूरल, लेकिन साथ में एवरी वन ऑफ द किया गया है, तो अब सिंगुलर बन गया या प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट यहां सिंगुलर बन गया है, तो वर्ब भी क्या आने चाहिए, सिंगुलर। एवरी वन ऑफ द पीपल प्रेजेंट इन द मीटिंग वॉज वेयरिंग ए रेड कैप मेड ऑफ फाइन क्लॉथ, क्या पहने हुए था, एक लाल रंग की टोपी पहने हुए था, बढ़िया कपड़े की बनी हुई, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, क्यों आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था। चलिए नेक्स्ट, सेंटेंस देखिए, आउटसाइड द ताज होटल was standing several luxury cars at the time of terrorist attack। जरा मुझे बताएंगे, छोड़िए इसमें गलती है या नहीं है, या वो बाद में देखेंगे, मुझे सिर्फ इतना बताइए, इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या बनता है, ताज होटल में जो लग्जरी कारें थी, ऐसे तो नहीं लिखा, दोबारा पढ़िए, आउटसाइड द ताज होटल, कहां पे, आउटसाइड, बाहर, ठीक है, क्या था वहां पे, लग्जरी कार, लग्जरी कार से एक कार या कारें, कारें, ठीक है, कार्स लिखा है, वॉज स्टैंडिंग मतलब खड़ी थी, कोई कोई वहां पे खड़ा था, और हमें बता दिया कौन खड़ा था, लग्जरी कारें खड़ी थी, ठीक है। एट द टाइम, कब खड़ी थी, एट द टाइम ऑफ टेररिस्ट अटैक, जब आतंकवादी हमला हुआ, ठीक है, ये एक रियल सीन भी है, ताज होटल पे हमला हुआ था, हमने देखा ना, कसाब वाला केस था, ठीक है। ताज होटल के बाहर बहुत सारी लग्जरी कारें खड़ी थी, किस वक्त, आतंकवादी आतंकवादी हमले के वक्त। सेंटेंस का पूरा मीनिंग ले लिया हमने। एक बात आपसे पूछा, इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो ध्यान रखिए, जैसा टीचर ने बताया ना, आप उसके पीछे दौड़ पड़ो। टीचर ने बताया था सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात चल रही होती है। ऐसा देखने पर तो हमें यहां सिर्फ आंखों को पहली बार में सब्जेक्ट लगता ही कौन है, उसको बताओ, लगता कौन है देखने पर, ताज होटल। ऐसा लगता है बात ताज होटल की शुरू की गई है ना, क्योंकि शुरुआत में आपने किसकी बात कर दी, ताज होटल की। तो एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि सर, कभी आप कहते हो सर लग्जरी कार्स यहाँ सब्जेक्ट है, कभी किसी को आप ही ने तो कल बताया था जिसके बारे में बात चल रही होती है, स्टूडेंट की बात भी ठीक है, जिसके बारे में बात चल रही होती है सब्जेक्ट तो वो होना चाहिए, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, अगर आपको कहीं पता नहीं चल रहा कि सब्जेक्ट यहाँ ताज होटल है या सब्जेक्ट यहाँ लग्जरी कार्स है, किसी को कंफ्यूजन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वर्ब कहाँ आई है पहले उसको देख लेंगे, कहाँ आई है, क्या वर्ब आई है, वॉज स्टैंडिंग, वॉज स्टैंडिंग, कोई खड़े थे या कोई खड़ा था। इस पूरे सेंटेंस का जब आपने मीनिंग लिया,
तो आपके मीनिंग के मुताबिक ताज होटल खड़ा था या लग्जरी कारें खड़ी थी? खड़ा कौन था? किसकी बात हुई? लग्जरी कारें। इसका मतलब सब्जेक्ट वो है, ताज होटल नहीं। वॉज स्टैंडिंग ये वर्ब है, वर्ब से पूछो कौन वॉज स्टैंडिंग, तो हमारा आंसर आता है लग्जरी कार। इसका मतलब सब्जेक्ट ये है। इससे लिंक है वर्ब का। वर्ब का लिंक सेंटेंस में किससे होगा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से होगा ना, इसलिए सब्जेक्ट यहाँ ताज होटल नहीं, लग्जरी कार से। सेंटेंस के अंदर शब्दों की सेटिंग देखिए आप, ताज होटल के ठीक बाद क्या लिख दिया गया? वॉज। तो अगर हम इतना इतना ही पोर्शन देखते हैं, हमें लगता है ठीक ही तो है, ताज होटल एक ही तो बिल्डिंग है, उसके साथ वॉज लिखा है, वर्ब थोड़ी लिखना चाहिए, है ना? लेकिन इसलिए आपको कहा जाता है कि पहले पूरे सेंटेंस का मीनिंग देख लीजिए। अगर सिर्फ शब्दों को देखेंगे ना, तो वॉज यहाँ ठीक लिखा हुआ है, ताज होटल वॉज, फिर क्या दिक्कत है? इसलिए सब्जेक्ट कौन हुआ? लग्जरी कार्स। लग्जरी कार्स किस तरह का सब्जेक्ट है? प्लूरल। इसलिए अब पढ़िए पूरा सेंटेंस वापस। आउटसाइड द ताज होटल वर स्टैंडिंग सेवरल लग्जरी कार्स एट द टाइम ऑफ टेररिस्ट अटैक। अब सेंटेंस राइट है। सेंटेंस में हमने क्या देखा? सिर्फ सब्जेक्ट कौन है पता चल गया, कौन है? प्लूरल है सिंगुलर है? प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या वर्ब सिंगुलर लगा दे? प्लूरली वर्ब आएगी, इसलिए वर्ब लगी कहाँ है? वॉज स्टैंडिंग। तो वॉज स्टैंडिंग नहीं, वर स्टैंडिंग होना चाहिए। क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। Some of the money sanctioned by the government for the poor have not been utilized so far. सर इतना बड़ा सेंटेंस सांस लेके बोल दो, थोड़ा सा मुश्किल है ना। एक बार मैं आपको पूरा बता देता हूँ। सम ऑफ द मनी का मतलब कुछ पैसा, कुछ धन। सैंक्शनड का मीनिंग जो होता है, सैंक्शन, हम कहते हैं ना हमारा लोन सैंक्शन हो गया, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, उनका लोन तो सैंक्शन हो गया, हमारा लोन सैंक्शन नहीं हुआ। सैंक्शन का जो मतलब है वो मतलब क्या है? पास यानी मंजूर। बैंक ने हमारा लोन मंजूर कर लिया, मंजूर वर्ड यूज करते हैं ना, ठीक है, पास हो गया। बाय द गवर्नमेंट किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। फॉर द पुअर किसके लिए? गरीबों के लिए। फॉर द पुअर मतलब गरीबों के लिए। हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, यूटिलाइज का मतलब उपयोग में नहीं लाया गया। किस चीज को उपयोग में नहीं लाया गया? पैसों को उपयोग में नहीं लाया गया। सो फार का मतलब होता है अब तक। अगर किसी को सो फार का मतलब नहीं पता, तो सो फार का मतलब होता है अब तक। क्या आप नाउ जानते हैं? नाउ का मतलब क्या होता है? नाउ, NOW, अब। येट अभी तक, हालांकि येट के दूसरे मीनिंग भी होते हैं। येट अभी तक। आई हैव नॉट ईटन फूड येट, मैंने अभी तक खाना ही नहीं खाया। येट का कुछ मतलब हमें समझ में आ गया, ठीक है ना। सो फार का मतलब है अब तक। अब आप पूरे सेंटेंस का मीनिंग बता सकते हैं, अब तो दिक्कत नहीं है। क्या है? सम ऑफ द मनी सैंक्शन्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पुअर, थोड़ा बहुत धन जो कि सरकार द्वारा गरीबों के लिए मंजूर किया गया था, अभी तक यूज नहीं किया, उपयोग में नहीं लाया गया। यहां पूरे सेंटेंस में वर्ब कहां है? हैव वर्ब कहती क्या है? पूरी की पूरी मेन वर्ब तक एक बार पूछना क्या कहती है? हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। कितना आसान है सब्जेक्ट को पहचानना। वर्ब कहती है हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। आप पूछो क्या हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, एक वर्ड में जवाब दो, मनी। सब्जेक्ट कौन है यहाँ? मनी। एक स्टूडेंट उठता है, सर कल तो आपने बताया था सर कि जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, तो सर इसमें सब्जेक्ट तो फिर पुअर हुआ ना, क्योंकि पुअर के बारे में तो पैसा किसके लिए मंजूर किया गया? पुअर के लिए। दूसरा स्टूडेंट उठता है, सर एक्चुअल में ये लड़का भी गलत कह रहा है, सर यहाँ सब्जेक्ट जो है वो गवर्नमेंट है, क्योंकि पैसा मंजूर किसने किया है? गवर्नमेंट ने। तो कल ही तो आपने बताया था कि जिसके बारे में बात चल रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ कंफ्यूजन हो गया, एक को लगता है गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, दूसरे को लगता है पुअर सब्जेक्ट है, तीसरे को लगता है मनी सब्जेक्ट है। कैसे पहचान ले? ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया। कैसे पहचाने? तो हमें पहचानने की जरूरत ही कहाँ है? वर्ब से पूछ लो, वो बता देगी तेरा सब्जेक्ट कौन है। आसान हुआ ना। वर्ब कहती है हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, तो वर्ब उसी के बारे में बात कर रही है जो सब्जेक्ट होगा। हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, क्या हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड? कह दोगे पुअर, कह दोगे गवर्नमेंट। क्या हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड? मनी।
मनी अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल नहीं है, इसलिए हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड आएगा। है ना मजे की बात? जब सब्जेक्ट ना पहचाना जाए, कंफ्यूजन हो जाए, वर्ब से पूछ लो, हमें तकलीफ झेलने की जरूरत नहीं। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, द इन्वेस्टमेंट बाय द पीपल इन प्राइवेट कंपनीज हैव कम डाउन सिग्निफिकेंटली ड्यू टू रिसेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। सेंटेंस मुश्किल लग रहा है हमें, लेकिन एक बार मैं आपको समझाता हूं सेंटेंस का मीनिंग। पहले ले ले, पहले आपको करना ही क्या चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग ले लो। आप ये मान के चलो कि हमें दिमाग में ये बात रखनी नहीं है कि इसका आंसर अभी आएगा या नहीं आएगा, अभी हम तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, समझ में आएगी सारी बात। एक बार मीनिंग तो पता चले, बड़े बड़े वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट बाय द पीपल इन प्राइवेट कंपनीज, इतनी बात का मतलब क्या है? प्राइवेट कंपनियों में लोगों द्वारा पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना, निवेश करना, है ना। द इन्वेस्टमेंट बाय द पीपल इन प्राइवेट कंपनीज हैव कम डाउन सिग्निफिकेंटली। सिग्निफिकेंटली को हम अगर डिक्शनरी में देखते हैं तो उसमें लिखा होता है महत्वपूर्ण रूप से, तो शायद हम सेंटेंस के अंदर उसका मीनिंग नहीं ले पाते। या आप यूं मानिए कि इसका मीनिंग है काफी, काफी हद तक कम। कम डाउन का मतलब क्या होता है? ऊपर जाना या नीचे आना? नीचे आना। इतना तो समझ में आती है बात, ठीक है। हम टुकड़ों में समझा करके इस पूरे सेंटेंस का एक बार मीनिंग हमें पता चल जाए, उसके बाद हम देखेंगे मिस्टेक है या नहीं, बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट बाय द पीपल इन प्राइवेट कंपनी हैव कम डाउन सिग्निफिकेंटली, काफी कम हो चुका है। ड्यू टू का मतलब होता है कि कारण से। ड्यू टू का मतलब क्या है? कि कारण, की वजह से। रिसेशन का मीनिंग नहीं आता सर हमें, कितना आसान वर्ड है। आजकल तो मार्केट में बहुत ही मंदा चल रहा है, बोलते हैं ना। कैसे चल रहा है आपका बिजनेस, कैसे चल रहा है? अजी बहुत मंदा है मार्केट में, पूरे मार्केट में बहुत मंदा है आजकल। तो मंदी का मतलब रिसेशन। रिसेशन भी किस में? एक छोटे से मार्केट में या वर्ल्ड इकोनॉमी में? पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति की बात हो रही है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, ठीक है। वर्ड्स तो आपके सामने बड़े बड़े और भारी वर्ड्स रखेंगे। वो क्यों रखेंगे? कंपटीशन लड़ने आए हैं आप, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके सामने 3 या 4 वर्ड्स का एक सेंटेंस रख दिया जाए बस, है ना। बड़े बड़े सेंटेंस हो गए, लेकिन उसका हमारे पास तोड़ है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा मान के चलिए ये 3-4 छोटे छोटे सेंटेंस को मिला करके लिखा गया है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, जब वर्ब आई यहाँ पर, हमें थोड़ा कंफ्यूजन है। स्टूडेंट कहता है सर पता नहीं चल रहा है इसमें सब्जेक्ट कौन है। वर्ब से पूछ लो। हैव कम डाउन, काफी हद तक, काफी कम हो गया है। आप पूरे सेंटेंस का मीनिंग वापस बनाओ, मुझे बताओ क्या काफी कम हो गया है? मंदी कम हो गई है, वर्ल्ड इकोनॉमी कम हो गई है, कंपनीज कम हो गई है, या इन्वेस्टमेंट लोगों द्वारा कम हो गया है? क्या? पूरे सेंटेंस का मीनिंग बना करके बताओ। द इन्वेस्टमेंट बाय द पीपल इन प्राइवेट कंपनी हैव कम डाउन। कम डाउन, हैव कम डाउन, क्या हैव कम डाउन? क्या हैव कम डाउन? पीपल या इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट। क्या कम हो गया लोगों द्वारा कंपनियों में लगाना? इन्वेस्टमेंट काफी हद तक कम हो गया। मुझे बताना क्या वजह रही, इन्वेस्टमेंट क्यों कम हो गया? इन्वेस्टमेंट क्यों कम हो गया है बताइए? मंदी के कारण, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो मीनिंग उसका हमने देखा ना, ये क्या कह रहा है? इन्वेस्टमेंट काफी कम हो गया है। किस वजह से कम हो गया है? पूरे विश्व में क्या चल रही है? रिसेशन चल रही है। मंदी के कारण लोगों के जेब में पैसा नहीं है, इसलिए वो लगाएं कहां से, इन्वेस्ट कहां से करें? तो क्या कम हो गया स्टूडेंट्स? इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टमेंट कहना सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर। इसलिए हैज कम डाउन होना चाहिए। पूरे सेंटेंस में एक वर्ब ही बदली, और कुछ नहीं बदला। हम इस टॉपिक में देख भी क्या रहे हैं? वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आ रही है या नहीं। सब्जेक्ट आपका इन्वेस्टमेंट है और वर्ब क्या लग रही है? हैव, तो होना चाहिए हैज कम डाउन। क्लियर है? चलिए आगे।
देखिए सेंटेंस क्या कहता है, द डिमांड ऑफ द एम्प्लॉयज यूनियन, एम्प्लॉयज लिखने के बाद ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाया ना, इसका मतलब आप ये समझें कि ये लिखा है का के की। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट को यहां दिक्कत है कि पता नहीं ये क्या होता है, ऊपर ऊपर आपको एपोस्ट्रोफी दिख रहा हो, मोहन्स बुक, क्या मतलब है, मोहन की किताब, तो का या की या के मतलब होता है उसका, ठीक है। एम्प्लॉयज यूनियन का मतलब कर्मचारियों की यूनियन, ये की लिखा है, कर्मचारी लिखा है या कर्मचारियों लिखा है, ज्यादा है ना, कर्मचारियों की यूनियन, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। द डिमांड ऑफ द एम्प्लॉयज यूनियन टू इंक्रीज देयर सैलरी एंड अदर फैसिलिटीज, सैलरी इंक्रीज करने की डिमांड और अदर फैसिलिटीज भी इंक्रीज करने की डिमांड वर टर्न डाउन बाय द मैनेजमेंट। यहाँ वर्ड्स जिस तरह के लिखे हैं, टर्न डाउन का शायद मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम, या यहाँ टर्न डाउन का मतलब जो है ठुकरा दी गई, रिजेक्ट कर दी गई, रिजेक्ट कर दी, ठुकरा दी गई, एक्सेप्ट नहीं की। अब मुझे ये बताइए, एक फिर वही दिक्कत, सर इसमें सब्जेक्ट कौन है, एक स्टूडेंट कहता है सर एम्प्लॉइज, क्योंकि एम्प्लॉइज ने तो डिमांड रखी है, लेकिन जब आपने देखा वर्ब कहती है वर टर्न्ड डाउन बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट द्वारा ठुकरा दी गई, एक वर्ड बताना क्या ठुकरा दी गई, डिमांड। ये डिमांड लिखा है या डिमांड्स लिखा है, सिंगुलर हुआ या प्लूरल, सिंगुलर, इसलिए क्या आना चाहिए, वर्ब was turned down by the management। इतने बड़े सेंटेंस में हमने बड़ी आसानी से मिस्टेक देख ली। हमें करना ही क्या है, हमारा और तरफ अभी ध्यान नहीं है, सेंटेंस आप सर कितना इससे डबल लिख दो, हमें कोई चिंता नहीं, हम देखेंगे इसका सब्जेक्ट कौन है और दूसरी बात क्या देखेंगे, वर्ब उसके अनुसार आई या नहीं, हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना। ओके चलिए आगे। रॉबिन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, आपका किया हुआ सेंटेंस, पिछली क्लास में किया हुआ सेंटेंस है ना, Robin as well as his friends have joined a company which has its head office in the USA. Robin as well as his friends have joined a company which has its head office in the USA. कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, यूएसए में, बात तो समझ रहे हैं ना, ठीक है। किसने कंपनी ज्वाइन की है, रॉबिन और साथ ही साथ उसके फ्रेंड्स ने, एक जने ने की है या ज्यादा ने, ज्यादा ने, तो अगर ज्यादा ने कंपनी ज्वाइन की, ज्यादा जनों की बात हो रही है तो सब्जेक्ट हुआ प्लूरल, लेकिन सब्जेक्ट को जोड़ा किससे गया है, दो नाउन्स को किससे जोड़ा गया है, सब्जेक्ट नंबर 1 कौन है, रॉबिन, सब्जेक्ट नंबर 2 कौन है, मेन सब्जेक्ट कौन हुआ, रॉबिन, क्योंकि जब दो सब्जेक्ट्स को, दो नाउन्स को एज वेल एज से, विद से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से, इंक्लूड से, बिसाइड से जोड़ा जाए तो वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार आती है। रॉबिन यहाँ अकेला है, हैव जॉइंड ए कंपनी करूं या हैज करूं, बस सेंटेंस वैसा का वैसा ही है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया सेंटेंस को ताकि कंफ्यूजन हो। तो हमने देखना ही क्या है, यहाँ पहले देखना है सब्जेक्ट कौन है, फिर कौन देखना है, वर्ब उसके अनुसार आई या नहीं, उसी को ही हम कह रहे हैं अग्रीमेंट। गाइस इसका दूसरा नाम भी होता है, आप अपनी बुक्स में देखेंगे कि कई बार एग्रीमेंट की जगह क्या लिखा होता है, CONCORD, कॉन्कॉर्ड, एक ही मतलब होता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड लिखा होता है, एक ही मतलब है, अग्रीमेंट लिखा हो या कॉन्कॉर्ड लिखा हो। सेंटेंस नंबर 9 क्या कहता है देखिए, My brother along with his 2 daughters and 2 sons have arrived in the city to attend a marriage party. मैं आपसे टुकड़ों में पूछता हूं, कौन कौन आए हैं शादी की पार्टी अटेंड करने के लिए,
मेरा भाई along with his 2 daughters and 2 sons, ये कितने जने आए हैं? 5 जने हैं। 2 बच्चियां, 2 बच्चे और ब्रदर है ही आपका, तो आपने किसी को बताया है, हम पढ़ाई नहीं कर रहे, स्टडी नहीं कर रहे, आपने किसी को बताया है, माई ब्रदर along with his 2 daughters and 2 sons have arrived in the city to attend a marriage party। वर्ब आपने लगाई have arrived, ठीक है। क्यों लगा दिया आपने? क्योंकि आपने देखा 5 जने हैं, तो 5 जनों के लिए तो have ही आएगा, ऐसे देख लिया। लेकिन आपको मालूम भी है as well as with, along with, together with, इंक्लूडिंग, इनसे जुड़ा हुए अगर 2 नाउन्स हों, 2 सब्जेक्ट्स हों, तो वर्ब सब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है। और फर्स्ट सब्जेक्ट यानी मेन सब्जेक्ट कौन है यहाँ? माई ब्रदर, सिंगल पर्सन, इसलिए क्या होना चाहिए? हैज अराइव्ड इन द सिटी टू अटेंड अ मैरिज पार्टी होना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, चलिए आगे, क्योंकि हमारा किया हुआ था, इसमें हमें नई बात कोई नजर नहीं आई। द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल अलॉन्ग विद अदर टीचर्स, प्रैक्टिस के लिए 3-4 सेंटेंसेस इकट्ठे दे दिए। The headmaster of the school along with other teachers are coming to attend the meeting scheduled to be held this afternoon। जो कि इस आज की आफ्टरनून में यानी दोपहर के अंदर शेड्यूल की गई, का मतलब निर्धारित की गई है कि मीटिंग रखी जाएगी, तय की गई है। मीटिंग रखना कब तय हुआ है? आज की आफ्टरनून में, शायद 12 बजे, 1 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास, ठीक है। कौन आ रहे हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए? एक तो हेडमास्टर साहब और साथ में अदर टीचर्स भी। आपने देखा इन दोनों को किससे जोड़ा गया है? इधर हेडमास्टर और इधर टीचर्स। तो एक तो है यहाँ सिंगुलर और एक है यहाँ प्लूरल। तो हम ये सोच रहे हैं कि प्लूरल के अनुसार वर्ब लगाएं कि सिंगुलर के, और रूल हमें मालूम है, अलॉन्ग विद होगा तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी, इसलिए हम क्या लगाएंगे? इज कमिंग। बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था आपको एक, कि मैं अपने दोस्त के घर गया और शादी का कार्ड देने गया, कल एग्जाम्पल दिया था ना, परसों सैटरडे की बात है, ठीक है। तो आप वहां से समझ सकते हैं, अब आपको रटने की जरूरत नहीं रही। Neither Rohit nor his father was ready to accept that it was a great mistake because of negligence। इतना बड़ा सेंटेंस, सेंटेंसेस बड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम समझ रहे हैं। पहले हम ये देखें कि इस पूरे सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड है जो हमें परेशान कर रहा है, उसका मतलब नहीं पता। शायद हो सकता है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मीनिंग होता है लापरवाही। नेग्लिजेंस का मतलब क्या है? लापरवाही। अब आप समझिए पूरे सेंटेंस का मीनिंग। अब आप पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझिए। ना तो रोहित, ना ही उसके पिताजी, हिज फादर वॉज रेडी। वैसे हम बात कितने जनों का जिक्र कर गए? 2 का कर गए, रोहित और उसके पापा। 2 का जिक्र तो कर गए, तो 2 तो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमने इनको जोड़ किससे रखा है? नीदर नॉर से। और आपको मालूम है नीदर नॉर से जुड़े 2 सब्जेक्ट्स या ईदर और से जुड़े 2 सब्जेक्ट्स या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े 2 सब्जेक्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट मेन माना जाता है? सेकेंड। तो यहाँ सब्जेक्ट 2 जो है, यहाँ सब्जेक्ट 2 जो है वो है हिज फादर, सिंगल पर्सन है, इसलिए वॉज लगाए। क्या सेंटेंस में चेंज किया जाए? कुछ वर्ब चेंज कर दी जाए? करेक्ट लगा है। Neither Rohit nor his father was ready to accept। इस टाइम वर्ब जो है करेक्ट लगी है। तो एग्जाम में भी ऐसा होता है, कई बार सेंटेंस करेक्ट सामने रखते हैं, आपसे पूछते हैं क्या मिस्टेक है, और हम सोचते हैं कि इतनी दूर से आए हैं हम, किराया भाड़ा लगा करके इतनी देर यहाँ बैठे, कोई गलती तो निकाल देंगे, है ना। जबकि सेंटेंस होता है राइट, इसलिए हमें ये भी देखना होता है। नेक्स्ट, not only the principal but also the teachers of our school is very cooperative and sympathetic towards all the students। कोऑपरेटिव हम समझते हैं, बोलते रहते हैं। सिंपैथी भी शायद वर्ड हमें आता है। सिंपैथेटिक तो चलो कम सुना है, सिंपैथी तो आता है। सिंपैथी क्या होती है? किसी के प्रति सहानुभूति, कुछ तरस खाना, कुछ, है ना, मन में दया रखना। सिंपैथेटिक टुवर्ड्स ऑल द स्टूडेंट्स। नॉट ओनली द प्रिंसिपल, हमारे केवल प्रिंसिपल साहब ही नहीं, बल्कि
द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी, इज वेरी कोऑपरेटिव एंड सिंपैथेटिक टुवर्ड्स ऑल द स्टूडेंट्स. नॉट ओनली, और किससे जोड़ा गया है, बट ऑल्सो से. फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है, सेकंड सब्जेक्ट कौन है, इनमें से सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है. सिंगुलर के हिसाब से वर्ब लगाएं कि प्लूरल के हिसाब से, सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से. हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम यहाँ सिंगुलर के हिसाब से लगाएं या प्लूरल के. सेकंड सब्जेक्ट देखा जाएगा, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल के अनुसार वर्ब आएगी, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के अनुसार वर्ब आ जाएगी. दैट्स ऑल. ठीक है, इसलिए हम सेकंड सब्जेक्ट की तरफ देखेंगे. सेकंड सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल आएगा. कितना आसान हो जाए, सारी इंग्लिश ऐसी हो जाए ना. टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है. इस टाइम टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखा जा रहा है. वर्ब का एक बहुत बड़ा रोल है इंग्लिश लैंग्वेज में, बहुत बड़ा रोल है वर्ब का. यानी ऐसा मान के चलिए कि लगभग कोई भी टॉपिक बिना वर्ब के हम अधूरा ही माने, हमें समझ में नहीं आता. अगर वर्ब्स ठीक से नहीं आती हैं, उनकी फॉर्म्स नहीं आती, उनको यूज करना नहीं आता. ठीक है, चलिए. I like everything that remind me my childhood and my native place where I was born. पहले सेंटेंस का मीनिंग, I like everything. अगर सेंटेंस इतना ही होता, समझ जाते. I like everything, मुझे हर चीज पसंद है. I like everything made by God. अब बताओ सेंटेंस का मतलब क्या है. मुझे ईश्वर ने जितनी भी चीजें बनाई हैं दुनिया में सब पसंद है. ईश्वर की बनाई हर चीज मुझे पसंद है. ऐसा हो गया, ठीक है. लेकिन ये इस तरह तो नहीं लिखा, ये लिखा आई लाइक एवरीथिंग दैट रिमाइंड मी, जो मुझे याद दिलाती है. रिमाइंड करवाना, याद करवाना होता है ना. दैट का मतलब क्या है यहां, जो. चलो ठीक है. आई लाइक एवरीथिंग दैट रिमाइंड मी माई चाइल्डहुड एंड माई नेटिव प्लेस. मेरा बचपन और नेटिव प्लेस उसको कहते हैं जहां जो आपका जन्म स्थान है, जहां आप बड़े हुए हो, पले हो, है ना. ओरिजिन का प्लेस आपका, आपके जन्म स्थान ही मानो. नेटिव प्लेस, हम यहां से छोड़ करके अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, वो हमारा नेटिव कंट्री नहीं है. नेटिव प्लेस आपका ये है ना. ठीक है, निवास स्थान आपका मेन, जो उसको कह रहे हैं नेटिव प्लेस. नेटिव प्लेस वेयर आई वाज बोर्न, जहां मेरा जन्म हुआ था. अब एक बार सेंटेंस का वापस पूरा मीनिंग लो, ये तो टुकड़ों में बताया मैंने. आई लाइक एवरीथिंग दैट रिमाइंड मी माई चाइल्डहुड एंड माई नेटिव प्लेस वेयर आई वाज बोर्न. मुझे हर वो चीज अच्छी लगती है जो मुझे क्या याद दिलाए, मेरा बचपन याद दिलाए और मेरा नेटिव प्लेस याद दिलाए. बहुत बार ऐसा होता है, आप कहीं कभी बाहर गए हो, हॉस्टल में रह रहे हो, बाहर पढ़ने चले गए, घर की याद आती है ना, आती है ना. तो हर वो चीज मुझे अच्छी लगती है जो मुझे मेरा बचपन याद दिलाए और मेरा नेटिव प्लेस जहां पे मैं जन्मा था, जहां पर मेरा जन्म हुआ था. स्टूडेंट्स, जब किसी चलते सेंटेंस में बीच में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है, हालांकि रिलेटिव प्रोनाउन ग्रामर के हिसाब से हम जानते नहीं क्या होता है, इसलिए मैं देसी इलाज बता रहा हूं. रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब ऐसे वर्ड्स आना जिनका मीनिंग बनता हो जो, जिसे, जिसने. कॉल द बॉय हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास. उस लड़के को बुलाना. हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास, या हु का मतलब है जो क्लास के बाहर खड़ा है. तो हु ने क्या मीनिंग बना दिया हिंदी में, जो. जब किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउंस दिए हों, दैट हो, हु हो, विच हो, जिसका मतलब जो या जिसे, जिसने करके बनता हो मीनिंग, उस टाइम वो सेंटेंस के अंदर बचे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है. इसके तुरंत बाद जो वर्ब आई है ना, देखो, दैट रिमाइंड मी, तो ये जो किसकी तरफ इशारा कर रहा है पहले उसको चेक करो. जो आई को कह रहा है या जो एवरीथिंग को कह रहा है. आई लाइक एवरीथिंग, जो किसको कहा गया है, अरे कॉल द बॉय हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास. तो यहां हु
क्लास को कहा जा रहा है या लड़के के लिए यूज हुआ है? इतना तो पता है ना हमें। इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब ये है, बुक में तो जिस तरह समझाया जाता है वो देखिए ये, कि जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए उसके ठीक पहले वाला वर्ड सब्जेक्ट होता है। देखिए जब सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन था? आई लाइक एवरीथिंग तक सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन था? आई। लाइक क्या थी? वर्ब। आई को अपनी वर्ब मिल गई ना। लेकिन आगे चल के ये जो वर्ब है रिमाइंड, ये किसके लिए आई है? एवरीथिंग के लिए। दैट रिमाइंड, जो मुझे याद दिलाती है। जो कौन? जो किसको कहा गया है? हर वो चीज जो मुझे याद दिलाती है। तो किसको कहा गया है? एवरीथिंग को। एवरीथिंग इसके लिए सब्जेक्ट है। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? एवरीथिंग। एवरीथिंग देखने से पता चलता है, ईच एवरी लगा है साथ में, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब जो आएगी रिमाइंड, वो हो जाएगी रिमाइंड्स। दैट रिमाइंड्स मी। वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाएगा, क्योंकि इस टाइम रिमाइंड जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट है एवरीथिंग। लाइक का सब्जेक्ट कौन है? आई। तो हर वर्ब का एक सब्जेक्ट होगा सेंटेंस के अंदर। ये हम डीप ग्रामर के अंदर जाकर के समझ रहे हैं बात को, है ना। मीनिंग भी साथ साथ बता रहा हूं, डीप ग्रामर के अंदर जाकर के बात को समझ रहे हैं। उसके बाद यहां लास्ट में भी लिखा आई वाज बोर्न, तो आई के साथ वॉज क्यों लगाया गया? आई सब्जेक्ट है और वॉज इसकी वर्ब है। इस वॉज का सब्जेक्ट कौन है? आई। रिमाइंड का सब्जेक्ट कौन है? एवरीथिंग, इसलिए रिमाइंड्स होगा। लाइक का सब्जेक्ट कौन है? आई। तो आई लाइक्स तो नहीं होगा ना, आई के साथ तो हम लाइक ही बोलेंगे। ठीक है, कुछ समझ में आई? एक सेंटेंस और इसी तरह का आने वाला है, अगर एक सेंटेंस से नहीं समझे। ऑल द रिच एंड द लीडर्स, इससे अगला सेंटेंस हो सकता है वो। चलिए एक बार यही सही। ऑल द रिच एंड द लीडर्स फेस सेवरल प्रॉब्लम्स इन देयर डेली लाइफ एज डू एन ऑर्डिनरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी। एक बार देख ले लिखा क्या है। एक बार हम सारी बात छोड़ते हैं, सारी बात मैं छोड़ता हूं और तरीके से आपको इस सेंटेंस को समझाता हूं। इस पूरे सेंटेंस में वर्ब कहां कहां है, या फेस करना का मतलब क्या होता है? लीडर्स फेस सेवरल प्रॉब्लम। फेस करना का मतलब क्या होता है? सामना करना। ठीक है। उसके बाद एक वर्ब हमें ये भी दिखाई दे रही है, कौन सी? डू। डू और डज वर्ब्स होती है, ये भी हमें मालूम है, वर्ब्स होती है कि नहीं? ठीक है। ये फेस किसके लिए आई है वर्ब? इसका सब्जेक्ट कौन है? फेस सेवरल प्रॉब्लम। कौन फेस सेवरल प्रॉब्लम? कौन करते हैं फेस सेवरल प्रॉब्लम? क्या लिखा है सेंटेंस में? ऑल द रिच, सभी के सभी धनवान लोग, एंड द लीडर्स, सभी के सभी नेता लोग। ये जो जिनको हम कहते हैं ना कि इनकी तो मौज है, इनके पास बहुत पैसा है, इनकी तो ये भी अपनी लाइफ में फेस करते हैं कई प्रकार की प्रॉब्लम को। सेवरल प्रॉब्लम, सेवरल का मतलब है अनेक, अनेक प्रॉब्लम को फेस करते हैं इन देयर डेली लाइफ। यहां तक सेंटेंस समझ में आ गया? क्या सेंटेंस है? ऑल द रिच एंड द लीडर्स फेस सेवरल प्रॉब्लम्स इन देयर डेली लाइफ। स्टूडेंट्स यहां तक के सेंटेंस में फेस क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट कौन है इसका? ऑल द रिच एंड द, ठीक है। क्या यहां फेसेस किया जाए, एस लगाया जाए? इसका सब्जेक्ट प्लूरल है, ऑल द रिच, सारे के सारे रिच लोग, और लीडर्स। सब्जेक्ट प्लूरल है, तो क्या वर्ब के साथ एस सी एस लगाया जाए? नहीं लगाया जाए। वर्ब के साथ एस सी एस सिंपल प्रेजेंट टेंस में तभी लगता है जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। ठीक है, यहां से निकल गए हम। उसके बाद वर्ब आई डू, और डू किसके बारे में आई? सुनिए, एज डू एन ऑर्डिनरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी, जैसे करता है एक आम इंसान समाज का। अब पूरा सेंटेंस वापस सुनिए। ऑल द रिच एंड द लीडर्स, सारे के सारे धनवान लोग और नेता लोग अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जैसे करता है एक आम इंसान समाज का। ये डू किस बंदे के लिए आया है? किस पर्सन के लिए आया है ये डू? नेताओं के लिए या आम आदमी के लिए?
ऑर्डिनरी पर्सन के लिए। ये ऑर्डिनरी पर्सन सिंगुलर हुआ या प्लूरल? सिंगुलर के साथ डू लगाते हैं या डज, इसलिए यहां क्या होगा? डज होगा। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां कहां है और उसके साथ जो वर्ब आई उसका आपस में एग्रीमेंट है या नहीं है, यही चेक कर रहे हैं ना। तो हमने वर्ब्स पहले मार्क कर दी थी, फेस और डू। फेस किसके लिए आई? इसके लिए। डू किसके लिए आ रही है? आम इंसान के लिए। तो सिंगल पर्सन के लिए हम डू नहीं डज का यूज किया करते हैं। ठीक है, छोटे सेंटेंसेस से हमें पता था ये। चलिए आगे। A large number of cars are available here. एक कोई कंपनी है, आप अभी कॉलेज से बाहर निकलोगे, एक कोई कंपनी है, उसका सामने आपको ये ऊपर लिखा दिखाई देता है, A large number of cars are available here for tourists. किसके लिए क्या उपलब्ध है हमारे यहाँ? किसके लिए? टूरिस्ट्स के लिए, सैलानियों के लिए, घूमने वाले लोगों के लिए। ठीक है, हमारे यहाँ एक कार उपलब्ध है। A large number of cars का मतलब क्या है? बहुत सारी कारें। A large number of अपने आप में, A number of कह लीजिए या A large number of कह लीजिए, अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, किसी शॉप पे लिखा है A number of items are available here. A number of food items are available here. तो क्या वहां पे एक फूड आइटम मिलता है या A number of का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। A number of, A large number of, ये पहले भी बताया, दोबारा सुन लीजिए। A number of या A large number of, इसका मतलब जब बहुत सारे बन रहा है तो ये सब्जेक्ट हो गए, इसकी लैंग्वेज जो प्लूरल की तरफ जाती है। लेकिन स्टूडेंट ध्यान देना, इसी सेंटेंस में आगे चल के क्या लिखा है, लेकिन दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, द नंबर ऑफ टूरिस्ट, इस बार क्या लिखा है? ए नंबर को द नंबर ऑफ टूरिस्ट। द नंबर की जो लैंग्वेज होती है, द नंबर ऑफ की, वो सिंगुलर होती है। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ये प्लूरल की तरफ जाती है, लेकिन द नंबर ऑफ की लैंग्वेज सिंगुलर की तरफ ले जाती है। इसलिए चेक करें आगे गलत लिखा है या सही लिखा है। द नंबर ऑफ टूरिस्ट्स इज डिक्रीजिंग डे बाय डे या आर डिक्रीजिंग? इज क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस बार लिखा है द नंबर ऑफ टूरिस्ट। द नंबर ऑफ टूरिस्ट, द नंबर ऑफ टूरिस्ट का अगर मीनिंग लेना चाहें तो क्या मीनिंग बनता है? टूरिस्ट कम हो गए हैं या टूरिस्ट की संख्या कम हो गई? कम होती जा रही है। द नंबर ऑफ टूरिस्ट इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। क्या डिक्रीजिंग डे बाय डे? संख्या। इसलिए जो सब्जेक्ट बन रहा है ना, वो बन रहा है यहां नंबर वर्ड। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ये तो हो गए प्लूरल, लेकिन दी नंबर ऑफ ले जाता है आपको सिंगुलर की तरफ, इसलिए आगे वर्ब जो आएगी वो सिंगल आएगी। आप जब सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ये चीजें आपको याद आएंगी, आपने लिख भी लिए है ना, तो ये सामने आते ही आपको समझ में आएगा ये लैंग्वेज इस तरह चल रही है। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस होगी सब कुछ आप सीखोगे। पॉइंट्स यहाँ क्लियर होते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं। प्रैक्टिस जब करोगे तब दिक्कत नहीं आएगी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, अच्छा वर्ब लगा ही नहीं है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ ऑप्शन दे देता हूँ, इज आएगा या आर आएगा। या यूं मान लीजिए अगर ये पास्ट में लिखे होते तो वर आता कि वॉज आता। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किसकी संख्या? स्टूडेंट्स की संख्या। हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, एक बार हम ये देखें कि बात किसकी चल रही है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, जो बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए थे उनकी संख्या
30 लाख है, एक बार इनमें से उनकी संख्या 30 लाख है, उनकी संख्या 30 लाख है। संख्या की बात हो रही है, सीधा उसने नहीं कहा कि स्टूडेंट्स 30 लाख है, उनकी संख्या 30 लाख है। तो एक्चुअल में यहाँ दी नंबर ऑफ की लैंग्वेज जो है वो आपको सिंगुलर की तरफ ले जाती है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। अगर पास्ट में है तो वॉज यूज करेंगे, ये नहीं यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। I advise you to read the rules which has been given in your grammar book. एक बार फटाफट मुझे इसका मीनिंग बता दो। I advise you, मैं आपको सलाह देता हूं। क्या सलाह देता हूं? थोड़ा जल्दी देखें। I advise you to read the rules. एक बार यहां तक मेरे को बता दो, क्या सलाह देता हूं, क्या पढ़ने की? रूल्स पढ़ने। कौन से रूल्स पढ़ने की, आगे और बता दीजिए। Which has been given in your grammar book. जो रूल्स आपकी ग्रामर बुक में दिए गए हैं। ठीक है। I advise you to read the rules which, या which का मीनिंग क्या है? जो। ये जो किसको कह रहा है, आई को या रूल्स को? ये तो चेक करना है, जो किसको बोल रहा है, रूल्स को। तो रूल्स के अनुसार यहां वर्ब आएगी आगे आने वाली। रूल्स अपने आप में सिंगुलर है कि प्लूरल? अपने आप में सिंगुलर है या प्लूरल? एक रूल सिंगुलर, रूल्स प्लूरल। एक बुक सिंगुलर, बुक्स प्लूरल। एक बॉय सिंगुलर, बॉयज प्लूरल। एक गर्ल सिंगुलर, गर्ल्स प्लूरल। चेयर, चेयर्स। ठीक है, तो रूल्स प्लूरल है, इसलिए क्या हैज बीन आना चाहिए या हैव बीन? अगर इसमें से पूरे सेंटेंस में से सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, जो लिखी हुई है हैज बीन गिवन, कहां पे? इन योर ग्रामर बुक। ऐसे ही लिखा होता, सिर्फ ऐसे लिखा होता। स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए, सिर्फ ऐसे लिखा होता, रूल्स हैज बीन गिवन इन योर ग्रामर बुक, तो सेंटेंस में मिस्टेक क्या होती? रूल्स के तुरंत बाद हैज बीन लिखा है, क्या मिस्टेक होती? बस हमें सेंटेंस बड़ा करके दे दिया गया, बात तो यही है, बीच में बात यही है, सेंटेंस को बड़ा करके दिया गया है। आसपास बहुत सारी चीजें लिख देते हैं जिससे कंफ्यूजन हो जाए कि कहां क्या देखना है। ठीक है, और डीप ग्रामर में अगर जा करके और देखें बात को, तो सबसे पहले जो वर्ब आई वो है एडवाइस। एडवाइस का सब्जेक्ट कौन है? आई। आई एडवाइस यू, यहां तक सेंटेंस था। आई एडवाइस का सब्जेक्ट कौन? आई। ये जो टू रीड लिखा है, पढ़ना, ये एक्चुअली मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि टू प्लस यहां V1 लिखा है। इतनी बात का नॉलेज अभी स्टूडेंट्स को है नहीं, आपको इतनी बात का नॉलेज नहीं है, फिर भी ध्यान दीजिए, ये मेन वर्ब नहीं है। आई एडवाइज यू टू रीड द रूल्स, यहां तक अगर सेंटेंस को पढ़ा जाए तो यहाँ मेन वर्ब कौन है? ठीक है, जिस स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता सर हम तो इसी को ही मान रहे थे मेन वर्ब, एक स्टूडेंट वैसे ही पूछ रहा है कि सर ये मेन क्यों नहीं है? मेन वर्ब इसको कह रहे हो आप, ये भी तो है, टू पढ़ना भी तो वर्ब होती है, रीड भी तो करना वर्ब ही होती है, तो इसको आप मेन क्यों नहीं कह रहे? तो ये देखिए कि आई एडवाइज यू टू रीड द रूल्स में अगर टेंस को चेंज कर दिया जाए ना, टेंस को चेंज करने का मतलब आई एडवाइस करके, ये टेंस कौन सा है? एडवाइस लिखा है तो सिंपल प्रेजेंट। अगर इसको पास्ट बनाया जाए तो ये हो जाएगा आई एडवाइज्ड यू। आगे तो टू रीड द रूल्स ही चलेगा, क्या ये भी चेंज हो जाएगा? नहीं। तो जब ये चेंज नहीं हो रही ना टेंस बदलने पर, इसका मतलब ये मेन वर्ब नहीं है। जो वर्ब चेंज हो रही है वही मेन वर्ब है। मेन वर्ब भी चेंज होगी टेंस को बदलेंगे तो, जो नहीं चेंज हो रही इसका मतलब वो मेन नहीं है, वो कुछ और है। इन्फिनेटिव हो सकते हैं, बेर इन्फिनेटिव हो सकता है, कुछ पार्टिसिपल्स हो सकते हैं, हमें अभी उनका नॉलेज नहीं है, वो पढ़ाया जाएगा, वो बात की बात है। ठीक है, आगे चल के जब हमने देखा ये हैज बीन गिवन किसके लिए आया है, आई के लिए या रूल्स के लिए? बात लिखी है हैज बीन गिवन इन योर ग्रामर बुक, ये किसकी बात कर रहा है? क्या हैज बीन गिवन इन ग्रामर बुक? वहां से भी पता चलता है किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट ये है। अब यहाँ ये सब्जेक्ट है और वर्ब जो है वो हैज लगा रखी, उसको मैंने अलग करके बताया।
यहां से पता चलता है या हैव आना चाहिए था। ठीक है, हम 2-3 सेंटेंसेस शायद और कर पाएंगे। 20 तक 17 तो हो गया, 2-3 सेंटेंसेस और देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऋतिक इज नॉट वन ऑफ दोज, कैसा सेंटेंस है जरा देखिए। ऋतिक इज नॉट वन ऑफ दोज स्टूडेंट हु डज नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। मीनिंग बता सकते हैं आप इसका? ऋतिक इज नॉट वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु डज नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। ऋतिक उन स्टूडेंट्स में से नहीं है, ऋतिक उन स्टूडेंट्स में से नहीं है जो डेली या रेगुलरली स्कूल नहीं जाते। अब मुझे ये बताओ, ऋतिक, इस सेंटेंस से आपको लगता है कि ऋतिक रोज स्कूल नहीं जाता? आप किसी को ये बता रहे हैं ऋतिक उन बच्चों में से नहीं है, ऋतिक उन स्टूडेंट्स में से नहीं है जो रोज स्कूल नहीं जाते हैं। तो बताओ ऋतिक स्कूल रोज जाता है या नहीं? पता चल रहा है ना सेंटेंस का मीनिंग? ठीक है, ऋतिक इज नॉट वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु कौन है यहां? जो, किसकी बात हो रही है यहां? स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स एक से ज्यादा है या कम? ज्यादा। ये देखिए, मुझे थोड़ी पिक्चर बनाने में दिक्कत तो आती है। ये ऋतिक भाई साहब है, दिख रहा है? और ये सारे जो मैंने बनाए हैं ये स्टूडेंट्स हैं दूसरे। एक बार ध्यान देना मैं किस तरह समझा रहा हूं बात को। 5-7 बना दिए मैंने, अच्छे से ध्यान देना ना। ऋतिक जो है ना, ऋतिक ऋतिक उन स्टूडेंट्स में से नहीं है जो रोज स्कूल नहीं जाते। ऋतिक किन में से नहीं है? इन स्टूडेंट्स में से। ये सारे के सारे क्या करते हैं? रोज स्कूल नहीं जाते, या तो बीच में रह जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, गपशप करते हैं, घर आ जाते हैं, स्टडी नहीं करते, स्कूल नहीं जाते रोज। कभी कभी चले जाते हैं, कभी नहीं भी, अपनी मर्जी करते हैं। ठीक है, ऋतिक उन स्टूडेंट्स में से नहीं है जो रोज स्कूल नहीं जाते। स्कूल नहीं जाते किसको कह रहे हैं? इनको या इसको? इनको। ज्यादा को या एक को? ज्यादा को। इसलिए आपको वो बता रहा है कि हु से पहले कौन है? स्टूडेंट। यहाँ बात स्टूडेंट्स की हो रही थी, तो आगे जो वर्ब आएगी डज नॉट, ठीक है, क्या आनी चाहिए? डू नॉट। डू नॉट गो टू स्कूल किसको कह रहे हो? ऋतिक को कि स्टूडेंट्स को? इन स्टूडेंट्स को। समझ गए ना? इसी के साथ एक एग्जांपल मैं वैसे बोलता हूं, शायद आगे मिल भी जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ, ऐसा ही सेंटेंस है, फिर भी मैं एक आसान आसान बोल दूं एक आपके सामने। मेरे सामने एक लड़का खड़ा है, ठीक है, मैं इसका नाम ऋतिक ही मान लो। तो मैं इसको कहता हूँ कि ये लड़का पढ़ने वाला लड़का है। ये उन लड़कों में से नहीं है जो सारा दिन गलियों में घूमते हैं और शाम को जाके घर पे कहते हैं हम पढ़ के आए। जरा ध्यान देना सेंटेंस पे। ये लड़का उन लड़कों में से नहीं है। इसका मतलब मेरे दिमाग में लड़कों का एक ग्रुप भी है, 5, 7, 10। इशारा कर रहा हूँ कि वो जो दूसरे लड़के हैं ना, उनको मैं रोज देखता हूँ, वो कभी इधर गप्पे मारते हैं, कभी रास्ते में रुक जाते हैं, कभी। पढ़ने वाले लड़के नहीं है, सारा दिन गलियों में घूमते हैं, शाम को घर पे आके कहते हैं हम पढ़ के आए। अब बताओ, ये लड़का ऐसा करता है? मेरे कहने के मुताबिक ऐसा करता है कि गलियों में घूमता और घर आके कह देता मैं पढ़ के आया हूं? जब मैंने बोला ये लड़का उन लड़कों में से नहीं है जो जो गलियों में घूमता है, कहूं या घूमते हैं? क्योंकि मैं कह ही किसको रहा हूं? उनको, इसको नहीं। लेकिन सेंटेंस को स्टार्ट इससे किया, ऋतिक उन लड़कों में से नहीं है। जब स्टार्ट यहां से किया ना, तो आप सिर्फ शब्दों को देख रहे हो। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? ऋतिक, एक जना है, तो ठीक ही तो लिखा है यहाँ, डज नॉट लिखा है तो। लेकिन एक्चुअल में बाद में बात हो किसकी रही थी जो स्कूल नहीं जाते? स्टूडेंट्स की, उनकी हो रही थी, इसकी नहीं। तो जिसकी बात होती है सेंटेंस में उसी को ही क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। उस टाइम सब्जेक्ट वो लड़के थे, ये नहीं, इसलिए वर्ब उसके हिसाब से आई। ये सेंटेंस भी वही कुछ कहता है। Each of the players who has won a medal in the Olympic is going to receive 1 crore rupees from the government. गवर्नमेंट से 1 करोड़ रुपए लेने जा रहे हैं। कौन लेने जा रहा है? प्लेयर्स। Each of the players who has each of the players who has won a medal in
in the Olympic is going to receive 1 crore rupees from the government. देखिए अच्छी तरह सेंटेंस को, फिर बताइए कि कुछ गड़बड़ है क्या. कहाँ है इसकी जगह है आएगा. क्यों आएगा? एक की बात हो रही है, फिर तो हैज ही आना चाहिए. ईच ऑफ द प्लेयर्स होने के बाद उसने क्या कहा? जो. और जो किसको कह रहा है? ईच ऑफ द प्लेयर्स जो हैव वन, यानी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल को जीता, इज गोइंग टू रिसीव. तो यहां हु जो है उससे पहले कौन है? प्लेयर्स, इसलिए हैव आएगा. जिन्होंने मेडल, उन प्लेयर्स में से हर एक को 1 करोड़ रुपए मिलेगा. किन प्लेयर में से? जिन्होंने ओलंपिक में मेडल लिया है. जिन्होंने, तो यहां जिन्होंने कह दिया आपने. जिन्होंने किसको कहा है? ईच को या प्लेयर्स को? इसलिए हैव चल के, हैव लग के आगे बात हो. हु हैव वन ए मेडल इन द ओलंपिक इज गोइंग टू. अब ये जो इज आया है, ये इसके लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए आया है, ईच ऑफ द प्लेयर के लिए इज, क्योंकि यहां इज का सब्जेक्ट ये नहीं है, बात इनकी हो रही है. थोड़ा सा मुश्किल सेंटेंस है, 2 बार वर्ब को लिया गया. थोड़ा सा मुश्किल है कि एक बार आपने, क्योंकि यहां हु आ चुका था, हु से पहले आपने देखा प्लेयर्स. अभी अभी सेंटेंस जिस तरह हमने किए. रिलेटिव प्रोनाउन जब आ जाता है तो अपने एंटीसीडेंट के लिए वो फिर आगे की वर्ब उसके एंटीसीडेंट के लिए आती है. रिलेटिव प्रोनाउन के पास वाला वर्ड कौन है? प्लेयर्स. लेकिन एक्सप्रेशन सबसे पहले उसका मीनिंग देखा जाता है. एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, सबसे पहले मीनिंग देखा जाता है. और शायद हम एक सेंटेंस और कर पाएंगे. He is one of the religious reformers who has spoken out strongly against casteism. He is one of the religious reformers. अब पता नहीं ये क्या religious reformers कौन होते हैं भाई. मीनिंग्स तंग कर रहे हैं, वर्ड्स तंग कर रहे हैं. तो मैं आपको, रिफॉर्मर्स जो वर्ड्स होता है वो मतलब होता है सुधारक, सुधार करने वाले. क्या मतलब होता है? रिलीजियस का मीनिंग तो जानते हो, धर्म से संबंधित है ना. धर्म गुरु बोलते हैं या धर्म सुधारक बोलते हैं इनको. तो आप यूं मान लीजिए कि हम किसी एक स्टूडेंट की तरफ, एक पर्सन की तरफ इशारा कर रहे हैं. एक पर्सन की तरफ इशारा करके कहते हैं ही इज वन ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्मर्स हु हैज स्पोकन आउट स्ट्रांगली अगेंस्ट कास्टिज्म. कास्टिज्म क्या होता है? जातिवाद. स्पोकन आउट स्ट्रांगली अगेंस्ट कास्टिज्म, जातिवाद के खिलाफ उसने स्ट्रांगली बोला है, जातिवादी के खिलाफ बोला है. ठीक है, किसने जातिवाद के खिलाफ बोला है? जब आपके पास यहां आ चुका था रिलेटिव प्रोनाउन, इसका मतलब जो या जिन्होंने बनता हो, जिसने, जिन्होंने, जो बनता हो, उससे ठीक पहले क्या लिखा है? रिफॉर्मर्स. तो ही इज वन ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्मर्स हु हैव स्पोकन आउट आना चाहिए. जिन्होंने क्या किया है? कास्टिज्म के खिलाफ बोला है. ये बंदा भी उनमें से एक है. किन में से एक है? जिन्होंने, उन धर्म सुधारकों में से एक है जिन्होंने कास्टिज्म के खिलाफ बोला है. अब मुझे ये बताओ, कास्टिज्म के खिलाफ एक जने ने बोला है या कई जनों ने? इसलिए वर्ब प्लूरल आ रही है. तो इसलिए आपको समझाया इस तरह जाता है कि सेंटेंस के बीच में जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन, चाहे हो, विच हो, दैट हो, ये जब आ जाते हैं और इनका जो मीनिंग बनता है वो भी बताया, जो, जिसने, जिन्होंने, इस तरह के मीनिंग बनते हैं इनके, वो देखा जाता है आप कह किसको रहे हो. ये हु किसको कह रहे हो? तो हु हम कह रहे हैं रिफॉर्मर्स को. रिफॉर्मर्स अपने आप में एक है या कई है? प्लूरल. प्लूरल के हिसाब से वर्ब लगानी होगी तो हैज नहीं,
हैव आएगा। ऐसा ही हुआ पहले सेंटेंसेस में, ठीक है। आज यहीं तक। क्या सीखा आज में कि पिछली क्लास में जो कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर किए थे हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस से, और इस क्लास में वही कंसेप्ट बड़े सेंटेंसेस में डाल दिए गए। हमें ये चेक करना था कि हमें समझ में आता है या नहीं आता। तो यहाँ हमने देखा कि ये जिन पॉइंट्स पे बात की गई वो सारे के सारे हम सेंटेंसेस के थ्रू क्लियर कर गए। बाकी कुछ रूल्स जो बाकी हैं, जो टफ हैं, जिनमें कंफ्यूजन पैदा होता है, उनको भी एक क्लास में एक साथ लाया जाएगा, ताकि बचे हुए इस टॉपिक का जो बचा हुआ हिस्सा है वो भी आप बड़ी आसानी से समझ पाए। तब तक के लिए गुड बाय।